हेलो स्टूडेंट्स, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं आपके सामने वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, जब हमने पढ़ा था कि किस तरह से आप लोग चेंज करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में और नेगेटिव को एफर्मेटिव में। और फिर हमने पढ़ा था कि असर्टिव को इंटरोगेटिव में चेंज करना, इंटरोगेटिव को असर्टिव में चेंज करना, और आगे फिर पढ़ा था हम लोगों ने असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी चेंज करना और एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव। ये सब ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं। एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव पैसिव भी आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी आते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन में एक और टॉपिक आता है जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि सिंपल सेंटेंस को कैसे कंपाउंड बनाया जाए, दो सिंपल को जोड़ के कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाए। ठीक है ना। तो ये जो सेंटेंस होते हैं तीन तरह के, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, इनको भी आपस में ट्रांसफॉर्मेशन करना हमें आना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं बताता हूं आप लोगों को। एक बार जब हम पीपीटी पे चले उससे पहले अगर हम बात करें सेंटेंसेस की, तो जो सेंटेंसेस होते हैं ये एक्चुअली होता क्या है, सेंटेंस क्या होता है, पहले इस पे बात करते हैं। सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच हैज अ कंप्लीट सेंस, जिसका पूरा कंप्लीट सेंस होता है, पूरा अर्थ होता है। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, ठीक है ना, प्रेडिकेट्स होते हैं उसके अंदर। हमने एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस पढ़े थे, बेसिक सेंटेंस के स्ट्रक्चर पढ़ रखे हैं हम लोगों ने। तो सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका एक कंप्लीट सेंस होता है। और इस सेंटेंस के कई प्रकार के पार्ट्स होते हैं अलग अलग। सेंटेंस असर्टिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है, ऑप्टेटिव हो सकता है, सेंटेंस एफर्मेटिव, नेगेटिव, इस तरह के हो सकते हैं। और एक पार्ट और है जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, वो है कि सेंटेंस को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। सिंपल सेंटेंस, दूसरा हम बात करें तो कंपाउंड सेंटेंस, और थर्ड अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आप सेंटेंस को इस तरह से तीन डिवाइड कर सकते हैं। एक ये भी होता है, अगर हम इनको बात करें हिंदी में तो सिंपल सेंटेंस को हम लोग साधारण या सरल वाक्य कहते हैं, साधारण वाक्य। अगर हम कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो इसे हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो इसे हम लोग मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो ये तीन तरह के सेंटेंसेस बांटे गए हैं इंग्लिश में। और सिंपल को कंपाउंड में चेंज करना, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में, सिंपल को कॉम्प्लेक्स में, इस तरह से चेंज करवाता है ट्रांसफॉर्मेशन में। वो टॉपिक हमारे कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि भाई सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, किसे कहते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, ये सब हमें जानकारी लेनी पड़ेगी। तो अगर हम बात करें इनको अलग अलग, तो देखिए जो सिंपल सेंटेंस है, जो आपको एग्जाम में बहुत काम आएगी, ये बात ध्यान रखना, सिंपल टेंस में ना केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है, ओनली वन फाइनाइट वर्ब। ये पॉइंट ध्यान रखें। सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं अब वो हमें समझना है। फाइनाइट वर्ब मींस ऐसी वर्ब होती है जो कि टेंस, नंबर मीन्स सिंगुलर है कि प्लूरल है, और पर्सन मीन्स प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ऐसे तीन तरह के पर्सन होते हैं। आई, वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है, ही, शी, इट ये सब थर्ड पर्सन होते हैं। तो तीन तरह के पर्सन होते हैं, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। अगर वो वर्ब इनके अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, पर्सन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन हो तो अलग वर्ब आ जाए, सेकंड पर्सन हो तो अलग हो जाए, अगर थर्ड पर्सन है तो अलग वर्ब आ जाए, टेंस अगर प्रेजेंट टेंस है तो अलग वर्ब होगी, पास्ट टेंस है तो अलग वर्ब होगी, नंबर सिंगुलर है तो अलग वर्ब होगी, प्लूरल है तो अलग अलग वर्ब होगी।
अगर वो वर्ब इस तरह से चेंज होती हो, टेंस के हिसाब से, नंबर के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से, तो उसे आप फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है ना, उसे आप फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो आई फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ में एम यूज हो रहा है। अगर इसको मैं यू कर दूं तो क्या ये वर्ब चेंज होगी या एम ही रहेगी? आप कहेंगे कि वर्ब चेंज होगी। यस, यू आर गोइंग टू मार्केट। अगर इसको मैं ही कर दूं तो बिल्कुल इज हो जाएगा, ही इज गोइंग टू मार्केट। फर्स्ट पर्सन के साथ एम आ रहा है, सेकंड पर्सन में आर आ रहा है, थर्ड पर्सन में इज आ रहा है। ये वर्ब बार बार चेंज हो रही है, तो वो वर्ब जो पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती है फाइनाइट वर्ब कहलाती है। अच्छा, ही थर्ड पर्सन है, इसका प्लूरल क्या होता है? दे। प्लूरल होते ही क्या इज रहेगा? क्या ये भी थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन? लेकिन नहीं, इज नहीं रहेगा, आर हो जाएगा। दे आर गोइंग टू मार्केट, दे आर गोइंग टू मार्केट। तो दे के साथ क्या लगा दोगे आप? आर का यूज कर दोगे। ठीक है ना, मतलब जैसे ही सिंगुलर से प्लूरल किया थर्ड पर्सन में, वर्ब चेंज होगी। अच्छा, अगर हम टेंस चेंज कर दें तो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कर दें तो क्या वर्ब चेंज होगी? बिल्कुल वर्ब चेंज होगी। तो आप क्या कर देंगे फिर यहाँ पे? दे वर गोइंग टू मार्केट। अब ध्यान देना दोस्तों, ये जो वर्ब देख रहे हो आप, एम का कभी आर हो रहा है, कभी इज हो रहा है, कभी वर हो रहा है, कभी वॉज हो जाएगा। ये वर्ब चेंज हो रही है बार बार। जो वर्ब चेंज होती है इस तरह से, उन्हें हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और आप देख रहे हैं गोइंग 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 गोइंग, ये वर्ब चेंज ही नहीं हो रही है। आपने पर्सन चेंज करके देख लिए, चेंज नहीं हुई। आपने टेंस चेंज करके देख लिया, चेंज नहीं हुई। आपने यहाँ पर पर्सन के साथ नंबर चेंज करके देख लिया, तब भी ये चेंज नहीं हुई। ये वर्ब तो चेंज ही नहीं हो रही है गोइंग। जो वर्ब चेंज नहीं होती है उसे आप नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये जो गोइंग वाली वर्ब है, दिस इज नॉन फाइनाइट वर्ब। ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो दो वर्ब होती हैं, दो तरह की वर्ब होती है, फाइनाइट होती है, नॉन फाइनाइट होती है। जो फाइनाइट वर्ब होती हैं वो सब्जेक्ट के पर्सन, सब्जेक्ट के नंबर और सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। या ये वर्ब जो होती है, ये पर्सन को, नंबर को, टेंस को शो करती हैं, दर्शाती हैं। ऐसी वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और जो सिंपल सेंटेंस होते हैं ना, उसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है, ओनली वन फाइनाइट वर्ब। ये खास बात ध्यान रखना, सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब एक से ज्यादा हो सकती हैं, बट फाइनाइट वर्ब जो होगी वो केवल और केवल एक ही होगी सिंपल सेंटेंस की अगर हम बात करें। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? ये ऐसी वर्ब होती है जो सेंटेंस के टेंस, नंबर व पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। ठीक है ना, या वो जो वर्ब होगी वो टेंस, नंबर व पर्सन को शो करती है, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और ऐसी वर्ब जो टेंस, नंबर व पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, उसे आप नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो अगर हम बात करें सिंपल सेंटेंस की, तो इसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है ना। अब जब आप कंपाउंड बनाओगे सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओगे, तो उनमें एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब। ये अंतर है सिंपल में और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में। अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले एक बार हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के इशू को और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें आगे चीजें समझ में आए। ठीक है, तो वापस मैं एक बार समअप करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्मेशन करना है, सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स। तो उसके लिए बता रहा था कि सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, एक सिंपल सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है ना, थोड़ा और पढ़ेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को बाद में, पहले एक बार सिंपल सेंटेंस वाली बात को क्लियर करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक चल रहा है हमारा, सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स। तो पहले हम बात करते हैं कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। देखिए,
सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक सिंपल सेंटेंस जिसे साधारण वाक्य कहते हैं, एक कंपाउंड सेंटेंस जिसे संयुक्त वाक्य कहेंगे, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसे कि आप मिश्रित वाक्य कहेंगे। तो 3 तरह के सेंटेंस हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। अब हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। देखिए, सिंपल सेंटेंस को आप साधारण वाक्य कहते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है, ओनली वन फाइनाइट वर्ब, केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, उसे आप सिंपल सेंटेंस कहते हैं। वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है, एक फाइनाइट वर्ब होगी। अब क्वेश्चन ये है कि साहब फाइनाइट वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब ये ऐसी वर्ब होती है जो कि टेंस, नंबर व पर्सन के अनुसार चेंज होती है। टेंस, नंबर, पर्सन के अकॉर्डिंग क्या होती है? चेंज होती है। इसे आप फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। मतलब फाइनाइट वर्ब जो होती है वो टेंस, नंबर और पर्सन को इंडिकेट करती है, दर्शाती है। आप देखना सेंटेंस में जब फाइनाइट वर्ब होगी ना, वो बताएगी वो किस पर्सन के लिए यूज हुई है, किस टेंस में यूज हुई है, और नंबर क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। मैं आपको एग्जांपल देख के समझाता हूं इस बात को। देखिए, एक सेंटेंस है आई एम बिजी। यहां जो एम वर्ब देख रहे हैं आप, ये वर्ब एम फाइनाइट वर्ब है जो बताती है एम अगर यूज हो रहा है तो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। अगर एम की जगह वॉज होता तो पास्ट टेंस हो जाता। तो एम देखते ही आप समझ जाते हैं कि भाई टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट। और एम यूज हो रहा है, इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है। नंबर क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। और पर्सन कौन सा हो गया? फर्स्ट। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। तो एम देखते ही पता चल गया कि भाई प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन है, और अगर टेंस की बात करें तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया। नंबर की बात करें तो सिंगुलर है, क्योंकि प्लूरल के साथ तो आर लगता। तो ये ऐसी वर्ब है जो इंडिकेट करती, जो बताती है, फाइनाइट वर्ब आपको टेंस, नंबर और पर्सन के बारे में बताएगी। एम क्या बता रही है? प्रेजेंट टेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट और फर्स्ट पर्सन है। ऐसे अगर हम अगले सेंटेंस बात करें, दे वर स्टूडेंट्स, तो वर आ गया। तो वर क्या इंडिकेट करता है? पास्ट टेंस, प्लूरल वर्ब होगी। वर प्लूरल के लिए आता है, वॉज सिंगुलर के लिए आता है, और थर्ड पर्सन होगा। वर यूज होता है थर्ड पर्सन के लिए, और सेकंड पर्सन के लिए भी यू के साथ भी वर ही आता है वैसे। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि हमें जो ये फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, ये नंबर, टेंस व पर्सन के बारे में बताती हैं, ठीक है ना। ये उनके हिसाब से चेंज हो जाती हैं। अगर आपने यहाँ प्रेजेंट टेंस करना है तो दे साथ में आर लगेगा। अगर दे प्लूरल को आपने ही कर दिया तो वॉज आ जाएगा। तो वर्ब चेंज होती रहती है। जो वर्ब चेंज हो जाती है उन्हें आप फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आप लोग। जो चेंज नहीं होती टेंस, नंबर, पर्सन के अकॉर्डिंग, उन्हें आप नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो आगे उसी पे बात करते हैं हम लोग। देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? ऐसी वर्ब जो टेंस, नंबर, पर्सन के अनुसार चेंज नहीं होती है, उसे नॉन फाइनाइट कहेंगे। तो चेंज जाती है। फाइनाइट वर्ब जो चेंज नहीं होती है वो नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट इंडिकेट टेंस, नंबर एंड पर्सन। ये वर्ब जो होती है वो टेंस, नंबर और पर्सन को इंडिकेट नहीं करती हैं। फाइनाइट वर्ब्स की बात करें, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, यू आर गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट। आगे इसके 2-3 एग्जांपल्स और हैं, बट पहले बार यहां समझ लीजिए। आप देख रहे हैं एम, आर, इज, ये चेंज हो रही है बार बार। ये तीनों वर्ब चेंज हो रही हैं। जो चेंज हो रही हैं वो फाइनाइट वर्ब है। ये फाइनाइट है। और आप देख रहे हैं इधर गोइंग, 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 ये चेंज ही नहीं हो रही है। जो चेंज नहीं होती टेंस, नंबर, पर्सन के अकॉर्डिंग, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। उन्हें नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। बात क्लियर हो गई यहां तक आप लोगों को? ओके। अभी देखो, ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं, और एग्जांपल्स देखते हैं इसी के नॉन फाइनाइट की। गोइंग जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है। दे आर गोइंग टू मार्केट, शी वॉज गोइंग टू मार्केट, पास्ट टेंस हो गया तो वॉज हो गया। गोइंग बदल नहीं रहा है, लेकिन वी वर गोइंग टू मार्केट, इसी में हमने टेंस चेंज, शी का वर्क वी कर दिया, प्लूरल कर दिया फर्स्ट पर्सन का, तो देखो ये वर हो गया। पी, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये तो चेंज हो रही है, ये फाइनाइट है।
और गोइंग जो वर्ब है वो चेंज नहीं हो रही, वो नॉन फाइनाइट। ये तो लिखा हमने हियर, इज एम आर वॉज वर्ब, ये चेंज हो रही है बार बार, तो ये फाइनाइट वर्ब है, बिकॉज दे आर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू टेंस, नंबर एंड पर्सन, चेंज हो रही है। अगर हम बात करें गोइंग की, फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, जिसे आप जिरंड भी कहते हैं, जिरंड भी कहते हैं इसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगता है, मैं पढ़ाऊंगा उसके बारे में भी आपको। ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये कौन सी वर्ब है दोस्तों? ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, बिकॉज इट इज नॉट चेंजिंग अकॉर्डिंग टू टेंस, नंबर एंड पर्सन। ये गोइंग जो आप देख रहे हैं, ये चेंज नहीं हो रही, चूंकि ये चेंज नहीं हो रही है तो ये नॉन फाइनाइट, और जो वर्ब चेंज हो रही है बार बार वो फाइनाइट वर्ब है। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और सिंपल सेंटेंस की बात करें तो सिंपल सेंटेंस में केवल और केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है, ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, आगे देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब्स केवल 3 प्रकार की होती है। ये अच्छी बात है कि फाइनाइट वर्ब तो बहुत सारी होती है, नॉन फाइनाइट केवल 3 होती है। तो आपको बड़ा इजी हो जाएगा ये समझना कि भाई सिंपल सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब जो होंगी वो एक होगी, बाकी की सारी नॉन फाइनाइट वर्ब तो हो सकती है। नॉन फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी हैं वो देख लीजिए आप लोग। नॉन फाइनाइट वर्ब एक तो टू इन्फिनेटिव होती है। टू इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, और अगर टू हटा दें यहां से केवल फर्स्ट फॉर्म रखें तो इसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। बेयर यानी बिल्कुल खाली, केवल फर्स्ट फॉर्म, टू नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा, एनजी कुछ भी नहीं लगेगा। तो एक तो होता है इन्फिनेटिव, जिसको टू प्लस इन्फिनेटिव भी कह सकते हैं और बेयर इन्फिनेटिव भी। टू प्लस इन्फिनेटिव, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होगी, टू प्लस इन्फिनेटिव, और बेयर इन्फिनेटिव में टू नहीं लगेगा, केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म होगी। तो जहां कहीं आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म देखें या केवल फर्स्ट फॉर्म देखें तो वो ध्यान रखना वर्ब नॉन फाइनाइट होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म और केवल फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनेटिव आते हैं। अब बात करें प्रेजेंट पार्टिसिपल या जिरंड, इनको फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का कहा जाता है। गोइंग का आप जो देख रहे थे, गोइंग, वो गोइंग क्या है? वो जिरंड भी कहते हैं, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है थोड़ा समझ लीजिए, वैसे एक बार जब कभी और आगे पढ़ेंगे तो बात कर लेंगे। कभी आप इसके लिए ना नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ना और बिल्कुल अच्छी तरह से, तब वो टॉपिक क्लियर होगा आपका। थोड़ा समझ लो क्यों अंतर। जो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ना, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये एडजेक्टिव का काम भी करता है, विशेषण का काम भी करता है। और जो जिरंड होता है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये नाउन का ही काम करता है, संज्ञा का काम करता है। तो इसको वर्बल नाउन कहते हैं, इसको वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है ना। जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग में आईएनजी लगा हुआ है और इज वर्ब है, तो स्विमिंग जो है यहाँ पर क्या है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वो जिरंड है, क्योंकि वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और आपने कहा कि स्विमिंग पूल, तो पूल से पहले स्विमिंग आ रहा है, तो स्विमिंग उसकी विशेषता बता रहा है, तो वहां पर स्विमिंग एडजेक्टिव है, ठीक है ना। चलो इसको छोड़ो भी, आप केवल इतना याद रखो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है तो वो जिरंड भी हो सकता है, जो नाउन के रूप में काम करेगा, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है, तो विशेषण का काम करेगा। और इन दोनों को मिलाकर आप जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब में रखते हैं। तो एक तो इन्फिनेटिव हो गया, एक पार्टिसिपल हो गया या जिरंड हो गया। अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो भी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। जो अकेली थर्ड फॉर्म आती है उसे भी आप क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब में केवल 3 है, एक तो टू प्लस इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव, दूसरा प्रेजेंट पार्टिसिपल या जिरंड, और तीसरा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मींस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला जो, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देखो आप, आई हैव बीन बीटन, तो आई हैव बीन बीटन, बीन और बीटन थर्ड फॉर्म, बीटन थर्ड फॉर्म है, बीन भी थर्ड फॉर्म है। हैज बीन बीटन, हैड बीन बीटन, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ हैज, हैव, हैड, ये सब तो क्या है? फाइनाइट है, चेंज हो रहे हैं। कभी हैव का हैज हो रहा है, कभी हैज का क्या हो रहा है? हैड हो रहा है। तो ये तो चेंज हो रही है बार बार, जो चेंज हो रही है वो तो फाइनाइट वर्ब है। और बीन और बीटन, आप देख रहे हो बीन और बीटन, ये चेंज नहीं हो रही है। जो चेंज नहीं हो रही है ये थर्ड फॉर्म भी है और ये चेंज भी नहीं हो रही है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब। जो वर्ब टेंस नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है उन्हें आप फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जो वर्ब टेंस नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब केवल 3 होती हैं, एक तो फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगना, जो गोइंग देख रहे थे हम लोग, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे बीन और बीटन है, ठीक है ना। इसके अलावा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी क्या होती है, ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है ना। तो आई होप कि वाली बात समझ में आपको आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, आई हैव टू बी देयर इन टाइम, हैव, ही हैज टू बी देयर इन टाइम, हैज, दे हैड टू बी देयर इन टाइम, हैड। तो आप देख रहे हैं कभी हैव का हैज हो रहा है, जैसे ही फर्स्ट पर्सन का सेकंड पर्सन किया हैज हो गया, और फिर जैसे हमने पास्ट टेंस कर दिया वो हैड हो गया। तो हैज, हैव, हैड ये तो चेंज हो रहे, चेंज हो रहे, ठीक है ना। तो जो चेंज हो रहे हैं वो फाइनाइट वर्ब हो गई। और टू बी, टू बी, टू बी, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू बी, टू बी, टू बी, ये चेंज ही नहीं हो रहे हैं। जो चेंज नहीं होते, टू बी चेंज नहीं हो रहा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये नॉन फाइनाइट वर्ब। आई होप समझ में आ गई बात आप लोगों को। वो वर्ब जो कि चेंज होती है टेंस नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग वो फाइनाइट वर्ब होती हैं, जो चेंज नहीं होती वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। नॉन फाइनाइट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, फर्स्ट फॉर्म एनजी भी हो सकता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। ठीक है ना, इनको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए उसमें फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है, आवश्यक है। कोई भी सेंटेंस बिना फाइनाइट वर्ब के नहीं बन सकता। नो फाइनाइट वर्ब नो सेंटेंस नो क्लोज, ये लिखा हुआ देखो आप, नो फाइनाइट वर्ब नो सेंटेंस नो क्लोज। फाइनाइट वर्ब नहीं होगी तो सेंटेंस नहीं बनेगा, क्लोज नहीं बनेगा। ठीक है ना। देखिए मैं आपको बताऊं, यहां पे अगर हम बात करें एक सेंटेंस की, आई टू बी देयर, अगर ये वाक्य होता ना तो ये वाक्य को आप गलत कहते, ये गलत था। आई टू बी देयर, ये गलत क्यों है, क्योंकि इसके अंदर केवल क्या है, टू बी, ये तो नॉन फाइनाइट वर्ब है। और अकेली नॉन फाइनाइट वर्ब से कोई भी सेंटेंस नहीं बनता। जब कहें आई गोइंग टू मार्केट, ये सेंटेंस गलत होगा, एम लगाना जरूरी है, आई एम गोइंग टू मार्केट। नो फाइनाइट वर्ब नो सेंटेंस नो क्लोज। अगर फाइनाइट वर्ब भी है तो वर्ब नहीं है तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, सब में फाइनाइट वर्ब तो होगी होगी। बस ये ध्यान रखना, सिंपल सेंटेंस होता है ना उसमें केवल और केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, इतना बस याद रखना आप लोग। ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं और सिंपल सेंटेंस क्या होता है। अब हम बात करते हैं आगे कंपाउंड सेंटेंस। क्या आपको पता है दोस्तों कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस अगर बात करें तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें क्या होता है, टू क्लोजेस होते हैं, दो उपवाक्य, दो क्लोजेस होंगे, दो उपवाक्य होंगे। इसमें दो उपवाक्यों को जोड़ा जाता है जो अपने अपने अर्थ के लिए एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। वो अपने मीनिंग के लिए एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, वो एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ा जाता है। क्या होता है दोस्तों, इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ा जाता है, दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ा जाता है जो अपने अपने अर्थ के लिए एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, वे एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, अलग होते हैं, उन दोनों का अपने आप में पूर्ण अर्थ होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई उसमें बड़ा हो, कोई छोटा हो, कोई उस पर आश्रित हो, नहीं, दोनों बिल्कुल इक्वल रैंक के सेंटेंसेस होते हैं, क्लोजेस होते हैं, जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं और एक दूसरे पर आश्रित नहीं करते। उसे आप कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। दो इंडिपेंडेंट क्लोज जोड़ा जाता है। जैसे अगर हम बात करें, राम इज माई ब्रदर, राम मेरा भाई है, एंड मोहित इज माई कजन। राम इज माई ब्रदर एंड मोहित इज माई कजन। राम मेरा भाई है और मोहित मेरा कजन है। अब यहां जो एंड देख रहे हो ना आप, ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटर। क्या कहते हैं इसको हम लोग, कोऑर्डिनेटर। इसे ना आप लोग
कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी कह सकते हैं, इसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी कह सकते हैं। ये क्या करता है, दो वाक्यों को जोड़ता है ना, जो कोऑर्डिनेटर कंजक्शन, वो दोनों क्लोजेस कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब वो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, डिपेंड नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। दोनों वाक्यों का बिल्कुल स्वतंत्र अर्थ होता है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं, जैसे राम इज माय ब्रदर, अगर मैं एंड से इस वाले वाक्य को अलग कर दूं, उस वाले वाक्य को अलग कर दूं, तो क्या इस वाक्य का अपने आप में कंप्लीट सेंस है, क्या कंप्लीट अर्थ निकल के आ रहा है? राम इज माय ब्रदर, राम मेरा भाई है, क्या ये अपने आप में पूरी इंफॉर्मेशन है या ये किसी और पर डिपेंड करता है? क्या ये सेंटेंस अगर आप सुनते हैं तो पूरा अर्थ समझ में आ जाता है? क्या राम इज माय ब्रदर, राम मेरा भाई है, बिल्कुल समझ में आ जाता है। आप कहते हैं राम मेरा भाई है, कंप्लीट है। अगर मैं कहूं मोहित इज माय कजन, तो क्या ये अपने आप में कंप्लीट सेंस है? क्या पूरा अर्थ है इसका? बिल्कुल अर्थ है, मोहित मेरा कजन है। ध्यान रखना, कजन ब्रदर, कजन सिस्टर बोलना गलत होता है, इंग्लिश में ये रॉन्ग यूज है। आप कजन ब्रदर कजन सिस्टर मत बोलो, गलत होता है। आप ये बोल सकते हैं ही इज माय कजन, तो अगर ही है तो ब्रदर होगा, शी इज माय कजन इट मीन सिस्टर होगी। तो ब्रदर लगाना गलत है, और कजिन नहीं बोलते हैं, कजन कहते हैं। राम इज माय ब्रदर और मोहित इज माय कजन, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लोजेस हैं। क्या है दोस्तों? ये इंडिपेंडेंट क्लोजेस है, मोहित इज माय कजन और ये। और इनको जोड़ने वाला जो एंड वर्ड है, ये कोऑर्डिनेटर है, जिसको आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है ना? और ये जो पूरा सेंटेंस आप देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक, ये है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? जिनमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लोजेस को, स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ा जाता है, इक्वल रैंक के होते हैं, जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। ठीक है ना? आगे अगर हम और बात करें, तीसरा सेंटेंस होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? इसमें क्या होगा दोस्तों, एक तो होगा प्रिंसिपल क्लोज, या उसको आप मेन क्लोज भी कह सकते हैं, या उसे आप इंडिपेंडेंट क्लोज भी कह सकते हैं। एक तो होगा प्रिंसिपल क्लोज, जिसका दूसरा नाम मेन क्लोज भी कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज भी कह सकते हैं। और एक होगा इसके अंदर एक से ज्यादा, वन और मोर, सबऑर्डिनेट क्लोज, आश्रित, सबऑर्डिनेट या कह सकते हैं डिपेंडेंट। एक तो मेन क्लोज होता है, प्रिंसिपल क्लोज होता है, एक डिपेंडेंट क्लोज होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। एक मुख्य वाक्य होगा, एक उस पर आश्रित होगा। ऐसे वाक्यों को हिंदी में कहते हैं मिश्रित वाक्य, इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है ना? और इसमें जो जोड़ने वाले जो होते हैं, इसमें कोऑर्डिनेटर नहीं होते, सबऑर्डिनेटर्स होते हैं, जिनको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं दोस्तों। इफ आई कम टू योर हाउस, मान लो इसके बाद मैं सेंटेंस को अधूरा छोड़ दूं। इफ आई कम टू योर हाउस, यदि मैं तुम्हारे घर आया, यदि मैं तुम्हारे घर आया, ये वाक्य बोल करके मैं अगर चुप हो जाऊं, आगे वाला वाक्य मैं ना बोलूं, मैं नहीं बताऊं, तो क्या इस अकेले वाक्य का यहां से लेके यहां तक का क्या पूरा आपको मीनिंग समझ में आता है? क्या भाई ये पूरा सेंस निकल के आ रहा है? इसको यह वाक्य एक और वाक्य की डिमांड करता है? क्या ये वाक्य ऐसा नहीं लगता कि दूसरे वाक्य पर आश्रित है, डिपेंड करता है एक वाक्य की, और ऐसा लगता है कि वाक्य और दूसरा आएगा तब जाके कंप्लीट होगा? तो क्या कह रहा है? यदि मैं तुम्हारे घर आया, यदि मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तो अब आपके दिमाग में आएगा यार सर कह रहे हैं यदि मैं घर आया तो क्या करेंगे, क्या बात होगी, ये बता तो रहे ही नहीं है, चक्कर क्या है? आपके दिमाग में कई तरह के क्वेश्चन उठेंगे जब मैं बोल के चुप हो जाऊं और चला जाऊं। यदि मैं कल तुम्हारे घर आया, यदि मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा, ये बोल के मैं चला जाऊं, तो क्या आपको मेरा पूरी बात समझ आ जाएगी? आपको लगे यार क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा? एक वाक्य और आना चाहिए। जो मैंने कहा यदि मैं तुम्हारे घर आया, आई विल सी योर फादर।
मैं तुम्हारे पापा से मिलूंगा। आई विल सी योर फादर, आई विल मीट योर फादर। यस, अब कंप्लीट है सेंटेंस। ये जब वाक्य आया तो कंप्लीट हुआ। अच्छा, अगर मैं केवल इसको बोलूं आई विल सी योर फादर टुमारो, मैं कल तुम्हारे पापा से मिलूंगा, क्या ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है? बिल्कुल कंप्लीट है। आई विल सी योर फादर, ये अपने आप में कंप्लीट है, मैं कल तुम्हारे पापा से मिलूंगा। दिस इज वेरी कंप्लीट सेंटेंस। लेकिन यदि मैं तुम्हारे घर आया, ये कंप्लीट नहीं है। तो एक्चुअली ये जो कंप्लीट नहीं है ना, इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लोज। इसको डिपेंडेंट भी कह सकते हैं, इसको सबऑर्डिनेट क्लोज भी कह सकते हैं। और आई विल सी योर फादर, जो पूरा आप देख रहे हैं, ये है इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है। इसको आप प्रिंसिपल क्लोज भी कह सकते हैं, इसको आप मेन क्लोज भी कह सकते हैं। और ये है सबऑर्डिनेट क्लोज, जो आश्रित है उस वाले वाक्य के ऊपर। तो कॉम्प्लेक्स में यही तो कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि इसमें एक मेन होता है और उस पर आश्रित एक या एक से ज्यादा वाक्य हो सकते हैं। इनमें एक तो प्रिंसिपल क्लोज होता है, मेन क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज कह सकते हैं, और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज होते हैं। ठीक है ना? और ये जो आप देख रहे हैं इफ, ये सबऑर्डिनेटर क्या है दोस्तों? ये सबऑर्डिनेटर है, सबऑर्डिनेटर। इसको आप सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी कह सकते हैं। इसे आप सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है ना? तो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो मेन अंतर क्या है समझो आप। कंपाउंड सेंटेंस में तो क्या होता है दोस्तों, दो या दो से अधिक क्लोजेज होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो इसमें एक मेन क्लोज होता है, प्रिंसिपल क्लोज होता है, और बाकी के उस पर डिपेंड होते हैं, उस पर सबऑर्डिनेट आश्रित होते हैं। दूसरी बात, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज होता है कंपाउंड सेंटेंस में। मतलब कंपाउंड सेंटेंस में जो क्लोजेस को आप जोड़ते हैं उसके लिए कोऑर्डिनेटर्स यूज होते हैं, जिनकी संख्या निश्चित होती है। अगर वो पता लग जाए तो आप कंपाउंड सेंटेंस को पहचान लोगे। और अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो इनको जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटर्स यूज किए जाते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यूज किए जाते हैं। तो जिन लोगों ने मेरे से कंजक्शंस पढ़े हुए हैं, क्योंकि अभी जो टॉपिक है ये जो आप पढ़ रहे हैं आपके सिलेबस में होगा, बट हो सकता है कि कंजक्शन आपके सिलेबस में ना हो। जैसे हम बात करें कॉलेज लेक्चरर की, तो कॉलेज लेक्चरर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में कंजक्शंस नहीं है। और स्कूल लेक्चरर और ग्रेड सेकंड और रीट और पता नहीं सभी जो एग्जाम्स है जनरली सब में कंजक्शंस तो आते हैं। तो कंजक्शंस में मैंने आपको डीपली पढ़ाया था कि कौन कौन से कोऑर्डिनेटर्स होते हैं और कौन कौन से सबऑर्डिनेटर्स होते हैं। बट चूंकि यहाँ पर भी उनका यूज होगा, कोऑर्डिनेटर से कोऑर्डिनेटर से कंपाउंड सेंटेंस बनेंगे और सबऑर्डिनेटर या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेंगे, तो हमें यहाँ पर उनका पूरा यूज होगा। तो मैं यहाँ पर भी आपको उनके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से कोऑर्डिनेटर्स हैं और कौन कौन से सबऑर्डिनेटर्स हैं, तो किन से कंपाउंड बनेंगे, किन से कॉम्प्लेक्स बनेंगे। आई होप समझ में आगे की बात। आप लोगों को तीन तरह के सेंटेंस होते हैं, सिंपल जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होगी, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में दो फाइनाइट वर्ब होंगी, दो अलग अलग सेंटेंस होंगे। कंपाउंड में क्या होगा, दोनों स्वतंत्र होंगे। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, एक मेन होगा और बाकी उस पर डिपेंड या सबऑर्डिनेट होगा। आई होप यहां तक समझ में आ गई। इसी बात को मैं आपको पीपीटी के थ्रू और पढ़ा देता हूं। देखिए, कंपाउंड सेंटेंस की बात करें जिसको आप हिंदी में संयुक्त वाक्य कहते हैं, तो क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जो दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट या कोऑर्डिनेट क्लोज को जोड़कर बनाया जाता है। इंडिपेंडेंट या कोऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ करके बनाया जाता है। इसमें इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, स्वतंत्र होते हैं। इन्हें कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में जो क्लोजेस होते हैं वो इक्वल रैंक के होते हैं, बराबर दर्जे के होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई मेन है कोई सबऑर्डिनेट, नहीं, इसमें इक्वल रैंक के होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग क्लोज होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इक्वल रैंक के होते हैं। स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ा जाता है इसमें। जैसे एग्जांपल देखिए, राम इज माय ब्रदर एंड मोहित इज माय कजन।
यहाँ एंड से दो क्लोज जुड़े हैं जिनका अपने आप में कंप्लीट अर्थ है। राम इज माय ब्रदर का कंप्लीट अर्थ है और मोहित इज माय कजन का भी कंप्लीट अर्थ है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल देके समझाया था। यहाँ एंड से दो क्लोज जुड़े हैं जिनका अपने आप में कंप्लीट अर्थ है, अर्थात ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। यहाँ पर एंड क्या है दोस्तों, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसको कोऑर्डिनेटर भी कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसको आप कोऑर्डिनेटर भी कहते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग किया जाता है किसके अंदर, कंपाउंड। कंपाउंड में दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस होते हैं, दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं, इक्वल रैंक के क्लोजेस होते हैं जिनको कोऑर्डिनेटर या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा जाता है। आई होप कंपाउंड सेंटेंस बात समझ में आ गई आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक मेन क्लोज होता है और बाकी के डिपेंडेंट होते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट या मेन क्लोज होता है और या एक या एक से अधिक डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। ऐसा सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट मेन क्लोज हो, प्रिंसिपल क्लोज हो और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लोज हो तो उन्हें आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। इसमें दो या दो से एक अनइक्वल रैंक या लेवल के सेंटेंस होते हैं। अनइक्वल रैंक के होते हैं, इक्वल रैंक के नहीं होते हैं, अनइक्वल, एक बड़ा और एक छोटा, मतलब एक मेन और एक डिपेंडेंट, एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं। दो या दो से अधिक अनइक्वल रैंक के क्लोजेस होते हैं। जैसे हम बात करें, इफ यू लेबर यू विल पास, यदि तुम मेहनत करोगे तुम पास हो जाओगे। तो यहाँ क्या है, यदि तुम मेहनत करोगे, इफ यू लेबर, तो क्या होगा, क्या होगा इसका करेंगे तो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, ये अर्थ के लिए, अपने पूर्ण अर्थ के लिए किसी दूसरे वाक्य पर डिपेंड करता है, इसलिए आप क्या कह देते हैं, डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, डिपेंडेंट। और कोमल अक्षर के वाक्य यू विल पास, आप पास हो जाएंगे, तो ये तो पूरा वाक्य है, तुम पास जाओगे, तुम फेल हो जाओगे, ये अपने आप में पूर्ण है, इसको आप इंडिपेंडेंट क्लोज कह सकते हैं, इसको आप प्रिंसिपल क्लोज कह सकते हैं, इसको आप मेन क्लोज भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यहां जो इफ आप देख रहे हैं, जो इफ देख रहे हैं, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, इफ, और इसे आप सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या सब ऑर्डिनेटर कहते हैं। यहाँ इफ जो है वो सब ऑर्डिनेटर है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में यूज होता है। तो सब ऑर्डिनेटर तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में काम आते हैं और कोऑर्डिनेटर्स कंपाउंड सेंटेंस बनाने में काम आते हैं। और सिंपल सेंटेंस में एक कंजंक्शन होते ही नहीं जोड़ने के लिए, वो तो एक सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें केवल और केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। आई होप तीनों सेंटेंसेस के बारे में बेसिक जानकारी आपको पता चल गई होगी। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है ना। वो डिफरेंसेस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है, और फिर हम इनको सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्मेशन करना सीखेंगे उसके बाद। देखिए, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इनमें डिफरेंस क्या है। पहला, कंपाउंड सेंटेंस की बात करें हम लोग अगर, तो इट हैज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लोजेस। कंपाउंड में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट स्वतंत्र वाक्य होते हैं। कॉम्प्लेक्स की बात करें तो एक मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज होता है और एक या एक ज्यादा डिपेंडेंट क्लोज होते हैं। एक तो मेन क्लोज होगा, बाकी उस पर डिपेंड करने वाले आश्रित उपवाक्य होंगे, एक अंतर। दूसरा, रिवर्सल ऑफ द क्लोजेस इज नॉट पॉसिबल, मतलब आप सेंटेंसेस को बाद वाले को पहले और पहले वाले को बाद में नहीं लिख सकते कंपाउंड में। कॉम्प्लेक्स में ऐसा कर सकते हैं। रिवर्सल ऑफ द क्लोजेस पॉसिबल, यहाँ पॉसिबल होता है, इज दैट, इसका मतलब ये है वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ क्लोजेस इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो क्लोजेस है उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, पहले वाले को बाद में, बाद वाले को पहले कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में वी कांट चेंज द ऑर्डर ऑफ क्लोजेस इन कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंसेस में हम लोग इनके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। जैसे एक है, आई एम इल, मैं बीमार हूं, सो आई कांट कम, मैं नहीं आ सकता, ठीक है, मैं बीमार हूं, मैं इसलिए नहीं आ सकता। सो यहाँ पे सबऑर्डिनेटर है, मैं बीमार हूं अपने आप में पूर्ण है, आई कांट कम अपने आप में कंप्लीट है, सो से जोड़ रखा है, सब कोऑर्डिनेटर से जोड़ रखा है, कोऑर्डिनेटर से। अब मैं अगर ये कह दूं कि सो आई कांट कम, इसको मैं पहले लिख दूं और आई एम इल को बाद में लिखूं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं आ सकता, मैं बीमार हूं, ये वाक्य नहीं बैठेगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऐसे रिवर्स नहीं कर सकते, वाक्यों का क्रम चेंज नहीं कर सकते कंपाउंड में। कॉम्प्लेक्स में ऐसा खूब करते हैं, जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तुम मेहनत करोगे तुम पास जाओगे, उल्टा भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यू विल पास,
इफ यू वर्क हार्ड, तुम पास हो जाओगे इफ यू वर्क हार्ड। तो इफ यू वर्क हार्ड को शुरू में भी लिख सकते हो, इफ यू वर्क हार्ड को बाद में भी लिख सकते हो, दोनों जगह लिखते हैं, दोनों स्थिति में सही होगा। रिवर्सल हो सकता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, कंपाउंड में नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये दो अंतर हो गए। इसमें दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं, इसमें एक मेन होता है, बाकी के डिपेंडेंट होते हैं। और एक ये रिवर्सल वाली बात आ गई। और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दो तीन चेंजेस हो रहे हैं इसके अंदर, अंतर है, डिफरेंस है दोनों में। एक और क्या है देखो, अगर हम बात करें कंपाउंड की, तो को रेफरेंशियल सब्जेक्ट ऑफ द सेकंड क्लोज कैन बी ड्रॉप्ड इन कंपाउंड सेंटेंस इफ द सब्जेक्ट्स आर द सेम। भाई कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लोजेस हैं, अगर दोनों के सब्जेक्ट सेम हो, इफ द सब्जेक्ट्स आर द सेम, अगर सब्जेक्ट सेम हो तो जो बाद वाला क्लोज है सेकंड क्लोज, उसके सब्जेक्ट को आप ड्रॉप कर सकते हैं, उसको आप हटा सकते हैं, रख भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। कई बार तो ये भी होता है कि दोनों की सब्जेक्ट सेम है और वर्ब भी सेम है, तो बाद वाले का सब्जेक्ट के साथ में वर्ब को भी ड्रॉप कर देते हैं, ऐसा होता है। ठीक है ना, जैसे ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की, बट ही फेल्ड, लेकिन वो फेल हो गया। तो जो ही था ये यहां पर भी था और ये यहां पर भी था, दोनों सेम है, को रेफरेंशियल है, ये ही उसी को रेफर कर रहा है। तो इस बाद वाले ही को आप क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में लिखा है, मतलब आप रख भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, रखा भी जा सकता है, हटा भी सकते हैं, या दूसरे क्लोज के सब्जेक्ट ही को हटा भी सकते हो और रख भी सकते हो, आपकी इच्छा है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भले ही सब्जेक्ट को रेफरेंशियल हो, बट आप बाद वाले को हटा नहीं सकते, सेंटेंस में एरर आ जाएगी। ये कह रहा है को रेफरेंशियल सब्जेक्ट कांट बी ड्रॉप्ड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते। जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, जो था ना यहाँ पर, उस यू को हटा नहीं सकते, हटा दे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। या दूसरे क्लोज सब्जेक्ट यू को नहीं हटा सकते, ऐसा करने पर वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो तीसरा अंतर क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सेम हो तो बाद वाले को हटा सकते हैं, इवन उसके वर्ब भी हटा देते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ऐसा नहीं होता, बाद वाले सब्जेक्ट को नहीं हटा सकते, भले ही वो को रेफरेंशियल हो। आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में द प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट क्लोज एंड द नाउन ऑफ द सेकंड क्लोज नीडंट बी ऑलवेज को रेफरेंशियल। पहले वाले सेंटेंस का जो प्रोनाउन है, बाद वाले में जो नाउन अगर यूज हो रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कंपाउंड में कि दोनों सेम हो। वो जो प्रोनाउन पहले में यूज किया गया है वो उस दूसरे वाले नाउन के लिए यूज किया गया, ऐसा जरूरी नहीं होता। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उनमें अगर पहले में प्रोनाउन है और दूसरे में नाउन है, तो ये आवश्यक होगा, ये बहुत जरूरी है कि पहले वाला जो प्रोनाउन है वो हो ना हो, वो उस दूसरे वाले नाउन के लिए यूज है, वो को रेफरेंशियल होते हैं, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। द प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट क्लोज एंड द नाउन ऑफ द सेकंड क्लोज आर को रेफरेंशियल। ये को रेफरेंशियल होते हैं और एक दूसरे पर, ये एक दूसरे के लिए यूज होते हैं। तो आप इसमें ये ऐसा होता है कि जो पहले प्रोनाउन होता है बाद में नाउन, तो वो नाउन जो है पहले वाले प्रोनाउन के लिए ही यूज होगा, पक्की बात है। जैसे एज शी प्रोनाउन है, बिल्कुल प्रोनाउन है, शी ही सब प्रोनाउन होते हैं, ये प्रोनाउन है। और अगले में आ रहा है मैरी, एज शी वाज टायर्ड, चूंकि वो थकी हुई थी, एज मतलब यहाँ चूंकि है, ये सबऑर्डिनेटर है। मैरी स्टेड देयर द होल नाइट, क्योंकि वह थकी हुई थी इसलिए मैरी वहां पर पूरी रात रुकी। तो मैरी कौन है, वो लड़की है, शी। ये को रेफरेंशियल है, ये मैरी हो ना हो किसके लिए जो है, शी के लिए। यहाँ शी व मैरी को रेफरेंशियल है, अर्थात एक ही व्यक्ति को दर्शा रहे हैं, मैरी और शी एक ही व्यक्ति है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो को रेफरेंशियल होना जरूरी है, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में ऐसा जरूरी नहीं है। तो आई होप कि आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है ना।